ओके, तो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? थ्योरी ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल देखे थे। सॉल्व एग्जाम्पल के बाद हमने एमसीक्यूज किए थे, और एमसीक्यूज के बाद अब बेसिकली अनसॉल्व एग्जाम्पल्स जो है आपके, हम लोग वो सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ अ वेलोसिटी v बार। यहाँ पे v प्रिंट नहीं हुआ है। The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on charge E is given by F bar equal to BEV mod of F. ओके, तो इसमें हमको B के डायमेंशंस ऑब्टेन करने हैं। ये भी गलत है, मतलब जो आपका नया टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। B is a constant which is a scalar quantity. Okay, magnetic basically, all right, छोड़ो, magnetic field anyways, it's a magnetic field, so magnetic field हम वेक्टर ही लेंगे। So that's a vector quantity here. हमको मैग्नेटिक फील्ड का बी बार का डायमेंशंस ऑब्टेन करना है, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में जो कुछ आपको दिया है इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये हायर लेवल फिजिक्स है। तो आई जस्ट टेल यू कि क्वेश्चन में बोला क्या है। हमारे पास लेटस से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना ही होता है कि जब उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स की वजह से ट्रैजेक्टरी मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस स्टेज पे समझने के लिए ये सफिशिएंट है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। टेम्पररीली हम लोगों को ये समझना, इतना पता होना सफिशिएंट है, दैट्स इट। हमको इससे ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है फॉर टुडे। हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो हम लोग तब देखेंगे एग्जैक्टली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, दैट वी विल सी इन डिटेल्स लेटर। हमारे लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही है, हमको बी बार के हमको डायमेंशंस चाहिए। ओके, तो अभी डायमेंशंस कैसे ऑब्टेन करेंगे हम? पहले बात तो हमको गिवन क्वांटिटी में, गिवन इक्वेशन में दिया है मॉड ऑफ एफ बार। वैसे मॉड ऑफ एफ बार को आप सिर्फ एफ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू बी इंटू ई इंटू वी। हमको चाहिए बी के डायमेंशंस, तो मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ई वी, बी इक्वल टू एफ अपॉन ई वी। हमको डायमेंशंस चाहिए बी के। अगर आपको याद होगा, हम लोग बी के डायमेंशन डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। बी के डायमेंशन हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। सो डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ ई इंटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी वी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, हमको फोर्स के डायमेंशंस पता है, क्योंकि जब मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया है तो उसमें मैंने फोर्स के डायमेंशंस भी निकाले थे। हम लोगों ने वेलोसिटी के डायमेंशंस भी फाइंड करके रखे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ चार्ज जो है ई, उसके डायमेंशंस हमारे पास नहीं है, तो उसके डायमेंशंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बेसिक्स आपको पता होगा, आप लोग करंट कैसे डिफाइन करते हो ये पता होना चाहिए। तो वी नो दैट current is basically I is charge per unit time। मतलब क्या? मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सपोज हमारे पास एक मेटालिक वायर है, ये एक वायर है, राइट। जो आपके घर में वायरिंग यूज होता है वो वायर भी मान सकते हो आप। अब बेसिकली करंट आ रहा है मतलब क्या होता है? करंट आ रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे वायर के अंदर, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। अब मैं अगर एक पॉइंट लेता हूँ, मतलब ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट बोल देता हूँ। अब इस ए पॉइंट में से या ए सेक्शन में से
हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज पास हो रहा है, दैट इज करंट। करंट मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, दैट इज करंट। सिंपल लैंग्वेज में करंट ऐसा उसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो आपको यहाँ से मिलेगा E इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके, तो हम लोगों ने चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम क्यों लिखा है? हम लोगों ने चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम इसके लिए लिखा है क्योंकि चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद करो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने लिखे थे। लेंथ मास टाइम 3 हो गए, लेंथ मास टाइम 3 हो गए, टेम्परेचर 4, लुमिनस इंटेंसिटी 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 6 और करंट 7। तो फिर जब मुझे बेसिकली चार्ज के डायमेंशन निकालने हैं तो मैं करंट के डायमेंशन निकाल लूँगा और मैं टाइम के डायमेंशन निकाल लूँगा और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा, राइट। तो मुझे मिल गया डायमेंशंस ऑफ चार्ज। ओके, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन याद होना चाहिए। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m रेज टू 1 आता है, l रेज टू 1 आता है और t रेज टू -2 आता है। ओके, अपॉन चार्ज के डायमेंशंस I1 और T, मतलब बेसिकली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। E के डायमेंशंस है I रेज टू 1 इंटू T रेज टू 1। स्मॉल t मतलब टाइम, कैपिटल T मतलब टाइम के डायमेंशंस। तो I1 और T1, और वेलोसिटी आपको पता है लेंथ रेज टू 1 T रेज टू -1, ये होता है वेलोसिटी। Therefore dimensions of magnetic field B is equal to m रेज टू 1, l रेज टू 1 ऊपर और नीचे l रेज टू 1। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली हम लोगों की, होनी भी चाहिए, and I'll tell you why, where we have went wrong. Okay, so either we have went wrong or your textbook have went wrong. So basically l raised to 0, करेक्ट। तो I रेज टू 1 था, ऊपर जाके I रेज टू -1 होगा, T रेज टू -2 ऊपर है, नीचे 1 है, तो ये ऊपर जाके, और सॉरी बट नीचे T रेज टू 1 -1 2 है, तो 1 -1 0 और ऊपर T रेज टू -2, तो T रेज टू -2। ये आने चाहिए आपके डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चन बहुत स्लोली रिपीट कर रहा हूँ। हमको दिया है एक इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E, और ये चार्ज E का जो इलेक्ट्रॉन है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी v बार है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी जो था इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर था, मैंने ऐसा ही बताया है इनिशियली, राइट। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेगा अपनी, राइट। हमें ये सब नहीं भी पता होता तो कोई इशू नहीं था, हमें सिर्फ बोला है कि वो जो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू बी इंटू ई इंटू वी, उस फोर्स के फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशन निकालना है, बस इतना ही आपको बोला है, राइट। तो मुझे जो फॉर्मूला दिया है एफ बार इक्वल टू मॉड ऑफ एफ बार इक्वल टू बी ई वी, तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ई वी आ गया। अब डायमेंशंस फाइंड करते वक्त हम लोग बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ई जो है चार्ज, ई जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो डायमेंशन निकालते वक्त हर एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू सम पावर आना चाहिए। तो हमको पता है करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस और चार्ज फ्लोइंग
थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, राइट। तो हमको पता है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज आई रेज टू वन टी रेज टू वन, मतलब हमको डायमेंशंस मिल गए चार्ज के। अभी हमने क्या किया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बी के डायमेंशन निकालने के लिए हमने फोर्स के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट किए m1 l1 t-2, चार्ज के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट किए आई रेज टू वन टी रेज टू वन टी रेज टू वन, और वेलोसिटी के डायमेंशन है एल रेज टू वन टी रेज टू माइनस वन। फिर हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया m रेज टू वन, दैट्स इट, डिनोमिनेटर में m नहीं है, l रेज टू वन और डिनोमिनेटर में भी l रेज टू वन, तो ये बेसिकली कैंसिल हो जाता है। आई रेज टू वन डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके गए तो आई रेज टू माइनस वन होगा, टी रेज टू माइनस टू ऊपर है, नीचे टी रेज टू वन और टी रेज टू माइनस वन है, तो ये दो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, m1 l रेज टू जीरो क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, आई रेज टू माइनस वन क्योंकि ऊपर गया, और टी रेज टू माइनस टू। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है टेक्स्ट बुक में वो मिस प्रिंट हुआ है, वो मिस प्रिंट हुआ है, वो आएगा एल रेज टू ज़ीरो एम रेज टू वन आई रेज टू माइनस वन टी रेज टू माइनस टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए था, दैट्स इट। ओके, तो आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन दिस, फटाफट से नोट डाउन करो, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको बोला है a large ball of radius 2 meter is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने एक 2 मीटर का जो बॉल है उसको बनाया एक रोप से, रोप मतलब रस्सी, और रस्सी का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, मतलब आपने सर्कुलर वायर देखा होगा, सर्कुलर रस्सी देखा होगा, सर्कुलर स्ट्रिंग देखा होगा, पर यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रिंग की बात नहीं चल रही है, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, मतलब बेसिकली ऐसा है वो। तो ऐसी एक रस्सी है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इससे आपने बनाया एक बॉल 2 मीटर का, और उन्होंने बोला है विथ एज लेंथ 4 mm। अब एज लेंथ 4 mm का मतलब आपको समझना ज़रूरी है, एनीवेज हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। ओके, हमको पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, टोटल लेंथ ऑफ रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो वायर दिया है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने जो बॉल बनाया है ना वो बॉल किससे बना है, इसी वायर से बना है, तो इसी से हमने एक बॉल बना दिया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ रोप, एंड आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, नहीं भी पता होगी डजंट मैटर। वॉल्यूम ऑफ रोप मतलब ये जो रस्सी है इसका टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालते हैं टोटल वॉल्यूम, हम लोग बेसिकली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्क्वायर वो लेते हैं और साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ रोप क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ रोप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ रोप इंटू लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालोगे, एज दिया हुआ है 4 mm, मतलब ये साइड दिया हुआ है आपको 4 mm, राइट। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर निकालते हैं ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो कैसे निकालोगे, जो आपको एज दिया है उसके लेंथ का स्क्वायर लेंगे, तो एज लेंथ
का स्क्वायर लेंगे इनटू लेंथ ऑफ रोप। हमको लेंथ ऑफ रोप कैसे निकालना है, मतलब वही तो शायद फाइंड करना है हमको, वो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रोप हमको फाइंड करना है, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो वॉल्यूम इज दिस। ओके, अब हमको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, क्योंकि बॉल मतलब स्पीयर, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये बॉल कैसे बनाएंगे। मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमको बोला है कि इसी वायर को बॉल में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ रोप, जो भी रोप का वॉल्यूम होगा वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रोप का अपने फॉर्मूला निकाल के रखा है, h के लेंथ का स्क्वायर, और h का लेंथ कितना था 4 mm, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 4 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर इंटू l। तो ये आपका आ जाएगा 16 × 10⁻⁻6 इंटू l। ओके, इंटू l। तो आपको मिल जाएगा बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रोप 16 × 10⁻⁻6 इंटू l इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर का क्यूब होता है 8, तो 4/3 पाई 2 क्यूब इज 8। ओके, तो 2 क्यूब आ गया 8, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया आपका 32, मतलब वो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। तो 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, अगेन 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका आ गया L इज इक्वल टू 2π/3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो बेसिकली हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो हमको मिल गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आपको याद होगा, बाय द वे ये वैल्यू आएगी आपकी 2.093 इंटू 10⁻6। ओके, अगर आपको याद होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको याद होगा, किसी भी एक नंबर को अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा नंबर है 640000, मैं अगर इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 के पावर में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस नंबर को लिखूंगा ए सम नंबर। ये ए की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में आनी चाहिए, इंटू 10⁻n, करेक्ट। तो अभी 64 के आगे 4 0, 6,40,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, 64 इंटू 10⁻4 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, साइंटिफिक नोटेशन में ए की वैल्यू हमेशा 0.5 से 5 के बीच में नहीं चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। 6.4 इंटू 10⁻5 ये भी नहीं चलेगा। 0.64 इंटू 10⁻6, यस दिस इज राइट। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हम लोगों को a इंटू 10⁻n लिखना होता है, और a की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में आनी चाहिए। अब मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। और जो लेट एडमिशन स्टूडेंट्स हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग रिवीजन लेने वाले हैं। अब सिर्फ शांति से, पेशेंस से आप लोग ये सुन लो। हमको करना क्या था, हमारे पास एक रस्सी दी है, लेकिन रस्सी नॉर्मली हमको पता है कि रस्सी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अभी आपको क्रॉस सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये मेरे पास रस्सी है और आप मेरा वीडियो देख सकते हो।
अगर मेरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो फिर मैं दिखाता हूँ उसको कम्प्लीटली। ओके, राइट। तो अब आप मेरा वीडियो देख सकते हो बेसिकली। तो ये जो रस्सी है, इसका क्रॉस सेक्शन, लुक एट दिस क्रॉस सेक्शन। तो आपको ये सर्कल दिखेगा, राइट। तो नॉर्मली रस्सी का क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा इंटरनेट आज अनस्टेबल है, सो आई एम सॉरी, एंड आई हैव टू basically share my screen again. Okay, so here we go. मैं पूरा क्वेश्चन ही वापस रिपीट कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर थिंग टू डू। शायद बीच में मेरा साउंड भी चला गया था, राइट। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी नॉर्मली आपने ऐसा देखा है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन में रस्सी दिया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। इन्होंने बोला है कि आप इस रस्सी से एक बॉल बना रहे हो और इस बॉल का रेडियस है बेसिकली 2 मीटर, करेक्ट। तो आपको पूछा है कि टोटल लेंथ क्या है उस रस्सी का टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने आपको अभी बताया, आप किसी भी नंबर को a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n के फॉर्म में लिखते हो। a की वैल्यू कभी भी 0.5 से 5 के बीच में ही होनी चाहिए, करेक्ट। अब कैसे निकालेंगे, जब मैं रस्सी से ही बॉल बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रोप शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये पता होना चाहिए, करेक्ट। फिर हम पहले वॉल्यूम ऑफ रोप निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ रोप क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो रेड में मैंने बताया है यहाँ पे, स्क्वायर वायर का जो रेड में बताया है वो क्रॉस सेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पे इस केस में लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया विल बी वॉल्यूम। उस केस में एरिया ये है, लेंथ ये है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, साइड स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर। तो 4 इंटू 10⁻³ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो mm में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आ गया 16 इंटू 10⁻6 इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया हमने। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन मैंने बताया आपको, अपने रोप से ही बॉल बनाया है, सिर्फ इक्वेट करते गए, सॉल्व करते गए, हमको मिल गया ये मीटर में। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त हमेशा ये जो नंबर है a इंटू 10⁻n ये SI यूनिट्स में लिखा जाता है, तो मीटर में लिख लिया। तो ये हो गया आपका 2.093 हो गया a, और ये 0.5 और 5 के बीच में है, राइट, दैट इज करेक्ट, 10⁻6। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका आ गया 10⁻6 मीटर, जो हमारे आंसर में भी दिया हुआ है 10⁻6 मीटर। ओके, नाउ आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। ओके, next question is again a very simple question. Basically, nuclear radius r has a dependence on the mass number a as 1.3 into 10 power minus 16 a raised to 1 by 3 meter. For a nucleus of mass number a, obtain the magnitude of r in meters. Easy है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, हम लोगों को पता है कि what we know is, just a minute, एक मिनट, there is something wrong. Oh, now yes. तो बेसिकली हम लोगों को पता क्या है, मैं थोड़ा बेसिक फिजिक्स भी बता देता हूँ यहाँ पे। हमको पता है एटम में होता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन सर्कल, ओके, सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये जो न्यूक्लियस है इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ये जो अंदर न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है r, उसका फॉर्मूला है
R is equal to 1.3 into 10 power minus 16 A raised to 1/3। ए होता है मास नंबर, मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो उसका टोटल नंबर दैट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास नंबर अलग होता है। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, राइट। तो अब आपको एक न्यूक्लियस दिया है जिसका मास नंबर 125 है, और आपको पूछा है, आपको फाइंड करना है आर की वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने ये अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में वापस रिपीट करके दिया है। तो बहुत इजी है ये, सिर्फ करना क्या है, आपको आर के इक्वेशन में आप लोगों को ए की वैल्यू डालनी है। तो 1.3 10⁻16 ए इज 125, उसका क्यूब रूट। तो 1.3 इंटू 10⁻16 125 का क्यूब रूट आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज 5, राइट। तो 5 इंटू 1.3 13 फाइव आपको पता होना चाहिए, 13 फाइव कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो बेसिकली 6.5 आ जाएगा ये, इंटू 10 पावर माइनस 16। लेकिन जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं हम लोग, तो ये जो नंबर होता है ना, ये 0.5 से 5 के बीच में होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.65 इंटू 10। मैंने 6.5 को लिखा 0.65 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 16 तो था ही। तो 0.65 ये 10 का पावर 1 और ये माइनस 16 तो 10 का पावर माइनस 15। तो ये मिल गया आर आपको मीटर में, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 पावर माइनस 15, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ पावर लिखते हैं, माइनस 15। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज माइनस 15। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज माइनस 15। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आर का फॉर्मूला दिया है, ए की वैल्यू दी है, सिर्फ वो ए की वैल्यू है आर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आपको। और वो जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, आर की जो भी वैल्यू आएगी, उसको आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लाओगे, विथ दिस नंबर बिटवीन 0.5 एंड 5। तो वो एडजस्टमेंट करते करते 0.65 लाए, तो 10 का पावर माइनस 15 हो गया, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया आपका माइनस 15। वेरी सिंपल थिंग, ओके, देयर इज नॉट, आई मीन इट्स प्रीटी सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये, राइट। सो आई गिव यू टाइम टू नोट थिंग्स नाउ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको यहाँ बोला है, in a workshop a worker measures the length of a steel plate with a vernier caliper having a least count of 0.01 centimeter. Four such measurements of length yielded the following values: 3.11, 3.13, 3.14, 3.14. Find the mean length, mean absolute error and the percentage error in the measured value of length. Okay, तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, मैं आपको इस लेक्चर, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के लास्ट फ्यू मिनट्स में वर्नियर कैलिपर का आपको रीडिंग बताऊंगा कि क्या होता है वर्नियर कैलिपर, रीडिंग कैसे करते हैं। फॉर द टाइम बिंग, एक वर्कर ने लेंथ मेजर किया और चार अलग अलग वैल्यू मिली, A1 इक्वल टू 3.11, A2 इक्वल टू 3.13,
3.13 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, तीसरा वैल्यू मिला 3.14 सेंटीमीटर और चौथा वैल्यू मिला 3.14 सेंटीमीटर। आपको मीन लेंथ निकालना है, तो मीन लेंथ आप कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको ए मीन निकालते आना चाहिए, ये गिवन में था, ये हमको फाइंड करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आपको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन फाइंड करना है। और आपको बोला है परसेंटेज एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब फॉर्मूलाज आपको पता होने ही चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। तो पहले केस में मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ही आ जाता हूँ। तो वी विल जस्ट राइट फॉर्मूला व्हेन एवर नीडेड। तो बहुत इजी है, मीन वैल्यूज आपको पता ही है कैसे निकालते हो आप। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, मीन वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हो आप। सो मीन वैल्यू, मीन लेंथ मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बाय 4। तो 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 बाई 4, ये आपको करना पड़ेगा। तो 3.13 प्लस 3.11, 3.14, 3.14 इसको ऐड करके अगर डिवाइड बाय 4 करते हो आप, तो उस केस में यू विल गेट मीन वैल्यू एज 3.13। क्यों? क्योंकि 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 इज 12.52 बाई 4। तो 3.13 सेंटीमीटर आ गया मीन वैल्यू, मतलब पहला आंसर हमारा आ गया करेक्ट। अब हमको क्या करना है, अब हमको पूछा है सेकंड केस में डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको पूछा है। और मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ता है हर एक क्वांटिटी में। अगर आपको याद होगा, एब्सोल्यूट एरर इन A1 इज मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1, ऐसा निकाला था हमने। ए मीन की वैल्यू हमारे पास है 3.13 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है 3.11, तो ये आ गया 0.02। ऐसे ही आप एब्सोल्यूट एरर इन 2 निकालोगे, A2, ये आएगा 3.13 माइनस 3.13, क्योंकि ए मीन माइनस A2 और ए मीन की वैल्यू भी 3.13 है और A2 की वैल्यू भी 3.13 है, तो 0 आ गया। डेल्टा A3 आप निकालोगे सिमिलरली, ए मीन, मीन की वैल्यू 3.13 माइनस 3.14, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 0.01 का मॉड, तो ये आ जाएगा आपका 0.01। सिमिलरली आपको डेल्टा A4 मिल जाएगा 0.01, करेक्ट। फिर आपको पता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर A1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन A2 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन A3 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन A4 वोल डिवाइड बाय 4। और ये आपके पास वैल्यूज है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लेट मी जस्ट ऐड अ पेज हियर। ओके, तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं वापस ले जा रहा हूँ लास्ट पेज पे। आपको वैल्यूज डेल्टा A1 0.02, फिर 0 और फिर 0.01 और 0.01, तो 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 बाई 4, मतलब 0.04 बाई 4, तो 0.01 आ गया आपका सेंटीमीटर में मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, देखो आंसर में भी 0.01 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 0.01 सेंटीमीटर आंसर में भी आपको दिया हुआ है। अभी हमारा लास्ट टास्क ये है, हमको फाइंड करना है
परसेंटेज एरर, तो आपको याद होगा कि परसेंटेज एरर, ओके, तो परसेंटेज एरर हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था? परसेंटेज एरर हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप मीन में से डिवाइड कर लोगे। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी आपने निकाला, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है हम लोगों ने 0.01 अपॉन मीन वैल्यू आपको याद होगी 3.13 आई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करोगे आप, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मैं वापस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेसिकली। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट्स, वही फॉर्मूलाज हम लोगों को सिर्फ पता होने चाहिए, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं वापस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली एक वर्कर लेंथ मेजर कर रहा है वर्नियर कैलिपर यूज करके। वर्नियर कैलिपर क्या है? लेंथ मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं इस चैप्टर के आखिरी में डिस्कस करने वाला हूँ। उसने 4 मेजरमेंट लिए, 4 वैल्यू मिल गई, ये है वो 4 वैल्यूज। हमको बोला है मीन वैल्यू निकालो, हमने मीन वैल्यू निकाल ली। कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू पता है आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 4, क्योंकि 4 रीडिंग लिए थे इसलिए बाई 4। देन मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्योंकि मीन वैल्यू है और 4 रीडिंग है, तो मैं हर बार इस मीन में से हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहले मैं मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा डेल्टा A1 जो है एब्सोल्यूट एरर इन A1। फिर मैं A2 भी वैसे निकालूंगा, मीन वैल्यू में से हम लोग माइनस कर लेंगे सेकेंड रीडिंग, मतलब 3.13 मीन वैल्यू था और 3.13 ही सेकेंड रीडिंग था, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 0 आ गया। फिर मीन वैल्यू में से हमने A3 माइनस किया तो 0.01 आ गया, और मॉड ले रहे हैं हम लोग इसलिए माइनस साइन हमने लिया नहीं। फिर A4 भी निकाल लिया। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इन चारों का मीन, चारों एब्सोल्यूट एरर का मीन मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 का मीन। फिर हमने जब वो निकाल लिया तो 0.01 मिल गया हमको, राइट। फिर बोला है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता क्या है? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन इज 0.01 और ए मीन, मीन वैल्यू इज 3.13 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको बस यही करना है और जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो you just have to do this and you will get your correct answer. I'll give you time to write now.